बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो ये इस चैप्टर का टेबल ऑफ कंटेंट है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो मेन टॉपिक है डेप्रिसिएशन लाइफ, उसके बाद MACR, ये डेप्रिसिएशन का एक मेथड है, ये देखेंगे। उसके बाद फर्म कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड फ्री कैश फ्लोज देखेंगे। फिर कैश बजट और लास्ट के अंदर हम प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट एंड प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड डेप्रिसिएशन को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखें तो कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हमने इससे पहले एक रेशियोज का चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम 4 टाइप्स की स्टेटमेंट्स, 3 मेन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट वन इज़ द इनकम स्टेटमेंट, second one is the balance sheet and third more important is cash flow। तो ये चैप्टर बेसिकली कैश फ्लो किस पर्पस के लिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम क्या क्या यूजेज लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इंट्रोडक्शन में कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो क्या हमने कहा, थर्ड मोर इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के लिए। The lifeblood of the firm is the primary focus of the financial managers both in the managing day-to-day financing and planning and making strategic decision aimed at the creation of the shareholder values। important factor जो होता है कैश फ्लो के अंदर वो डेप्रिसिएशन होता है, या आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा कोई अगर नॉन कैश आइटम अदर कोई नॉन कैश आइटम है अदर देन डेप्रिसिएशन, तो वो भी उसमें हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होते हैं, वो भी नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो भी नॉन कैश आइटम है। बट मोस्टली हमारे यहाँ इनकम स्टेटमेंट में या बिजनेस में एक डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम होता है जो हर बिजनेस डील कर रहा होता है और ये नॉन कैश आइटम होता है। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के अंदर अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो यही है। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपने रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। बट कैश फ्लो के अंदर से हम अपने रेवेन्यू में से सिर्फ कैश कॉस्ट को लेस करते हैं, नॉन कैश आइटम को लेस नहीं करते, तो हमारे पास कैश फ्लो बन जाता है। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, कैश फॉर्म में कितनी चीज़ें उसके पास हैं। तो कहता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फर्म ऑफर फोकस ऑन द बोथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच इज़ यूज्ड इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड फ्री कैश फ्लो। ये दो मेन एलिमेंट हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है और फ्री कैश फ्लो क्या होता है, विच इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट। अब आ जाते हैं, हमारा पहला टॉपिक था डेप्रिसिएशन। हमने अभी डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन इज द मोर इम्पोर्टेंट पोर्शन इन द कैश फ्लो। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, सिंपल डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन यही करते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होती है वियर एंड टीयर ऑफ द फिक्स एसेट के, फिक्स एसेट को यूज़ करने से जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, उसको हम सिंपल वर्ड में डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं कि द सिस्टमेटिक चार्ज ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट अगेंस्ट एनुअल रेवेन्यू ओवर द टाइम पीरियड, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कहते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू किस तरह निकालते हैं, तो वे देखें हम जब एसेट की प्राइस जो होती है, एसेट से प्राइस से मुराद जो हम सप्लायर को या जिससे हमने परचेज किया उसको पे किया, इसमें ऐड कर देते हैं सारी की सारी ऐसी कॉस्ट जो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी होती है। मसलन उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कैरेज की अगर कोई कॉस्ट है, ठीक है, तो उसकी कोई सैम्पलिंग कॉस्ट है, तो सारी कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे। उसको एसेट को खरीदने से उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना पैसा हमारा लगता है, हम उसको डेप्रिसिएबल वैल्यू कंसीडर करते हैं एसेट की। अंडर द बेसिक MACR प्रोसीजर द डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, the amount to be depreciated is its full cost including outlay for the installation, non adjustment in the required for the expected salvage value। और एक्सपेक्टेड सॉल्वेज वैल्यू जो है हम उसको बीच में एडजस्ट नहीं करते, सिर्फ जितनी उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो पैसा उस पर लगा होता है उसको हम उसकी वैल्यू ऑफ एसेट कंसीडर करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रिज परचेज करके लाते हैं, फ्रिज परचेज किया फॉर एग्जांपल 70,000 का,
तो देखें हम वैल्यू किस तरह निकालते हैं कि कोई अगर हमसे पूछता है फ्रिज कितने का है तो हम उसे कहते हैं कि 70,000 का फ्रिज था जी, और इसके अंदर हमें 2,000 जो हमें रेंट पे करना पड़ गया कैरेज का, तो ये हमें 72,000 का पड़ गया। तो उसने ये तो नहीं कहा कि कितने का पड़ा, उसने तो पूछा आया कितने का, तो आया तो इतने का, बट यूज उस टाइम तक नहीं होना था जब तक घर ना आ जाता, तो यूजेबल कंडीशन लाने तक उसका जो कैरेज है वो भी बीच में ऐड हो गया, तो टोटल एसेट की वैल्यू 72,000, और इस वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट। अब नीचे एक एग्जांपल है, कहता है बी कॉर्पोरेट एक्वायर्ड अ न्यू मशीन at the cost of 38,000 which installation cost of 2,000। अब देखें जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं होगी हम उसको यूज नहीं कर सकते, हमारे वो किसी काम के नहीं है। तो अगर वो ये कहता है कि रिगार्डिंग द इट्स एक्सपेक्टेड सॉल्वेज वैल्यू फाइंड आउट द डेप्रिसिएट वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन, तो डेप्रिसिएट वैल्यू के अंदर उसकी जो अपनी प्राइस थी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं 38,000 और प्लस उसके जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है 2,000, ये दोनों सम हो जाएंगी, तो टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट बन गई 40,000 की। तो ये था हमारा एग्जांपल 1। नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएबल लाइफ, कि डेप्रिसिएबल लाइफ किसको कहते हैं। सिंपल, जितनी देर वो उसको हमने यूज करना होता है उसको हम डेप्रिसिएबल लाइफ कहते हैं। यहाँ पर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं MACR। देखें डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी आता है, डिमिनिशिंग लाइन मेथड भी आता है। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड MACRS के मुताबिक हमने ये कैलकुलेशंस करनी है इस चैप्टर की। तो उसके मुताबिक डेप्रिसिएबल के लिए उसने नीचे जस्ट लाइक जिस तरह हमने यहाँ पर पीरियड डिफाइन किए हुए टोटल इंडस्ट्री वाइड। तो पहले पढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ विच आर द एसेट इज डेप्रिसिएबल, इट्स डेप्रिसिएबल लाइफ कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द पैटर्न ऑफ द कैश फ्लो। अब क्या अफेक्ट करते हैं, तो कहता है शॉर्टर द डेप्रिसिएबल लाइफ द मोर क्विकली द कैश फ्लो क्रिएटेड बाय द डेप्रिसिएशन राइट ऑफ विल बी रिकवर्ड given the financial manager preference for the faster receipt of the cash flow, shorter depreciable life is the prefer to the longer one। तो जितनी देर आप जितनी जल्दी वो डेप्रिसिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज़्यादा फायदा होता है, उसके कैश फ्लोज उतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब रिकवरी ऑफ द पीरियड, तो MACR जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट देता है। जैसे रिसर्च इक्विपमेंट के लिए वो कहता है 3 ईयर में डेप्रिसिएट हो जाना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, डुप्लीकेट इक्विपमेंट हो गए, इनके लिए वो कहता है कि 5 ईयर यूज़ कर लें। ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, तो उसके लिए वो कहता है 7 ईयर डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। इक्विपमेंट यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी और मैन्युफैक्चर ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह, उसके लिए 10 ईयर। तो उसने इंडस्ट्री वाइज कुछ बताया हुआ है कि कितनी देर कितने साल के अंदर आप जो है टाइम पीरियड के अंदर आप उस प्रोडक्ट को उस एसेट को डेप्रिसिएट कर दें। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। इसके लिए उसने परसेंटेज टेबल भी दिया होता है। MACR में ये परसेंटेज टेबल यूज किया जाता है। जस्ट लाइक जिस तरह डिमिनिशिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, परसेंटेज देते हैं, हम जो भी उसकी बुक वैल्यू रह जाती है उसकी बेस पे कैलकुलेट करते रहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने पढ़ा, उसमें क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को टोटल लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक परसेंटेज अमाउंट आ जाती है, हम हर साल उतनी अमाउंट लेस कर देते हैं। बट MACR ने टेबल दिया हुआ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 ईयर में करना है तो हम टेबल में 4 ईयर की परसेंटेज चार्ज करते हैं। वो कहता है पहले साल 33%, फिर 45, फिर 15 और फिर 700 हो गए। और अगर कोई 5 ईयर के लिए तो 6 ईयर की परसेंटेज दी हुई है, 100% आ जाएगा। कोई 7 ईयर के लिए तो 100% आप 8 ईयर में पूरे कर देंगे। कोई 10 ईयर है तो 11 ईयर के अंदर ही है। और पेपर में अगर MCR का क्वेश्चन आता है आपको डेप्रिसिएशन का, तो ये टेबल आपको दिया गया होगा, आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एग्जाम्पल 2, कहता है बेकर कॉर्पोरेट रिक्वायर द फॉर एन इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ 40,000 के एक एसेट है। द मशीन हैव द रिकवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर का रिकवरी पीरियड है। तो कैलकुलेट यूजिंग द एप्लीकेबल MACR पे मॉडल, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द बेकर कॉर्पोरेशन ईच ईयर। अब देखें इस टेबल में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कॉलम आपके पास ईयर का आ गया, फिर आपने कॉस्ट ले ली, फिर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ले ली, और फिर डेप्रिसिएशन। अब ये जो परसेंटेज है उसने खुद बताया हुआ है कि 5 ईयर का एसेट है। अब 5 ईयर के लिए अगर देखें तो ये हमारे पास परसेंटेज क्या आएगी, ये पोर्शन आएगा 5 ईयर का। तो कितने साल हैं, 1 से 6 साल तक लेना और ये परसेंटेज चार्ज करनी है। तो हम ये परसेंटेज लिख लेते हैं यहाँ पर 20, 32, 19, 12, 12 एंड 5। तो हम यहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट ईयर में हमारे पास आ रहा है 20%, सेकेंड ईयर में हमारे पास आ रहा है 32%, नेक्स्ट में हमारे पास 19, फिर आपके पास 12 एंड लास्ट वन इज 5। ये टोटल अगर काउंट करें तो ये 100% बनना है।
अब थर्ड कॉलम में हमने डेप्रिसिएशन, तो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने इन दोनों कॉलम्स को, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर 40,000 का 20% लेंगे तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू ऑलमोस्ट, अगर 10% हो तो 4,000, 20 है तो 4 मल्टीप्लाई टू 8,000 आ गया। अगर इसको 32% लें तो इसको 32.32 40,000 मल्टीप्लाई 0.32 तो ये वैल्यू बन जाएगी 12,800। 19% लें तो ये वैल्यू बनेगी 7,600, और 12% लें तो 40,000 मल्टीप्लाई 0.12 तो ये 4,800, 4,800, और अगर 5% लें तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो ये बनेगा 2,000। तो सम अप करें तो ये वैल्यू आपकी टोटल बन गई 40,000 के 6 साल के अंदर वो टोटल एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होके जीरो वैल्यू उसकी बन गई। तो ये था डेप्रिसिएशन का मॉडल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।